गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 7 देख रहे थे, तो उसी लेसन को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे शांति समझौते। सन 1919 से 1920 में विजयी राष्ट्र, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुख थे। ये क्या थे? ये जो 1919 की स्थिति में ये विजय राष्ट्र के रूप में सामने आए थे, ने पराजित देश के प्रतिनिधियों के साथ समझौता किया। उन देशों के साथ जो क्या हो चुके थे, हार चुके थे, उन प्रतिनिधियों, वहाँ के सदस्यों के साथ उन्होंने एक समझौता किया। जर्मनी के साथ वर्साय संधि। तो इस तरीके से किस किस देश के साथ क्या समझौता किए गए ये देखेंगे। जर्मनी के साथ वर्साय संधि की गई, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि, हंगरी के साथ ट्रायनन संधि, तुर्की के साथ सेवरे की संधि और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई। तो इस तरीके से क्या है, जो पराजित देश थे उन देशों के साथ समझौते किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संधि जर्मनी के साथ की गई कौन सी संधि थी? वर्साय की संधि थी, जो सबसे प्रमुख मानी गई है। अब आगे देखते हैं, युद्ध के बाद किस तरह की व्यवस्था हो, इस पर शुरू से ही चर्चा चल रही थी। रूस की क्रांतिकारी सरकार ने नवंबर सन 1917 में पहला कदम उठाते हुए ऐलान किया कि वह बिना कोई शर्त युद्ध से हट रही है, मतलब बिना किसी शर्त से वह युद्ध में हट रही है या छोड़ रही है इस युद्ध को। और उसने अन्य युद्धग्रस्त देशों से अपील की कि वे न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक शांति के लिए तत्काल कदम उठाएं। तो किस तरीके से जो रूस थी वो क्रांतिकारी सरकार ने अपनी शर्तों से वो क्या है, पीछे हट गई, शर्त से वह युद्ध में हट गई। और साथ ही साथ वह जो देश युद्धरत है, मतलब जो देश युद्ध कर रहे थे, उन देशों से वो अपील की कि वह न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और लोकतांत्रिक शांति की व्यवस्था के लिए वह तत्काल कदम उठाए। इससे उसका आशय था कि किसी देश या राष्ट्र को यूरोप में या उपनिवेशों में उसकी सहमति के बिना दूसरे राज्य में बलात् मिलाया न जाए, किसी देश पर युद्ध हर्जाना न लगाया जाए और सरकारों के बीच गुप्त संधियों की जगह प्रकाशित संधियां ही हो, जिनकी स्वीकृति उन देशों में लोकतांत्रिक रूप में चुने गए संसदों द्वारा हो। तो यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से देश क्या चाह रहे थे कि किसी भी देश के साथ कोई भी बगावत ना हो और ना ही किसी देश के साथ कोई हर्जाना उन पर लगाया जाए, और सरकार के बीच में जो गुप्त संधियों की जगह क्या है, प्रकाशित, जो गोपनीय रूप से हो रही थी वो संधि की जगह अब प्रकाशित लोगों को, मतलब प्रत्यक्ष रूप से या सामने आकर के जिसकी जानकारी सभी को, ऐसी संधियों को स्वीकृति देने लगे, जिससे उन देशों में क्या है, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा, जो क्या है, लोकतांत्रिक सदस्य चुने गए सदस्यों द्वारा हो। ये सिद्धांत ज़्यादातर यूरोपीय संसद को पसंद नहीं आई। जो ये सिद्धांत जो चल रही थी, जो लोकतांत्रिक, जो प्रकाशित संधियाँ जो स्वीकृत हो रही थी या लोकतांत्रिक तौर से संसदों के द्वारा हो रही थी, वह कौन सी सरकार, यूरोपीय सरकार को पसंद नहीं आई। मगर युद्ध में थके हारे सैनिक व मजदूरों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ, क्योंकि वह लोकतांत्रिक थी, और जो थके हारे थे या जो सैनिक घायल हो गए थे, उन सैनिक मजदूरों के बीच यह काफ़ी तौर से फैल गया। पूरे यूरोप में इनके समर्थन में जुलूस निकाले गए और चर्चा होने लगी। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने शांति के लिए 14 बिंदु की घोषणा की। इन पर रूसी ऐलान का प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस तरीके से कि किस तरीके से सैनिकों की जो स्थिति थी या मजदूरों और सैनिकों के बीच में लोकतांत्रिक किस तरीके से लोकप्रिय होती जा रही थी, तो इस पर क्या है को देखते हुए अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने 14 सूत्री एक बिंदु की घोषणा की, जिसमें रूसी ऐलान की जो प्रमुख बात थी या प्रमुख मुद्दे थे उनको दिखाया गया है, बताया गया है। तो आगे हम वही देखेंगे। विल्सन ने भी गुप्त संधियों का विरोध किया। विल्सन भी क्या था कि वह भी जो गुप्त संधियां हो रही थी उनका वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनका खंडन कर रहे थे। हर राष्ट्रीय समूह ने आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। आत्मनिर्णय मतलब स्वयं से वह निर्णय लेने की ऐसी क्षमता को उन्होंने उन अधिकारों का उन्होंने समर्थन किया, और सारे युद्धरत देशों में लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया। तो इस तरीके से युद्धरत जो देश युद्ध कर रहे थे उनमें क्या है, लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया। साथ ही विल्सन ने सभी देशों के बीच खुले और बेरोक टोक व्यापार, हर देश के लिए समुद्री यातायात पूरे
पूरे रूप में खुला हो, निशस्त्रीकरण और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो देश के बीच के विवादों का निपटारा करे। तो किस तरीके से जो विल्सन जो चाहते थे वह खुले तौर से वो बेरोक टोक मतलब बिना रुकावट के देश में चीज़ों का व्यापार हो सके, यातायात हो सके और समुद्री यातायात जो थी वह खुले रूप से यातायात लोग कर सकते हैं। निशस्त्रीकरण मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो संगठन था वो जो देशों के बीच में विवादों का क्या करें, उसका निपटारा करें, उनका सुलह निकालें, जिससे क्या है उनके बीच में क्या होगा, आपसी सहयोग को वो और साथ ही साथ बढ़ावा दें और उनके बीच क्या है आर्थिक की वकालत भी किए। विल्सन के 14 बिंदुओं में शर्तें भी थी कि जर्मन ने सन 1870 में जो भी क्षेत्र दूसरे देशों से हथियाए थे उनकी वापसी होगी। इस तरीके से जो विल्सन के जो 14 बिंदु शर्तें थी उनमें क्या है, जर्मन के द्वारा जो 1870 में दूसरे देशों से हथियाए थे, दूसरे देशों मतलब उनको कब्जा किए थे या उनसे हड़पा गया था, उन्हें क्या कर दिया जाए, वापस होगी और पोलैंड एक स्वतंत्र राज्य बनेगा। तो इस तरीके से पोलैंड को एक स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा की गई। रूस के संदर्भ में विल्सन का मानना था कि वहाँ जार की तानाशाही की जगह लोकतंत्र की व्यवस्था का स्वागत किया जाना चाहिए। जो तानाशाह जो अपनी इच्छा अनुसार जो क्या है जार की तानाशाही अपनी इच्छा अनुसार या स्वेच्छानुसार अपनी शासन व्यवस्था चल रही थी, उस जगह पर क्या है लोकतंत्र की व्यवस्था को उन्होंने स्वागत किया और रूस के लोगों को अपनी पसंद की सरकार गठित करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया। तो इस तरीके से जब लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वागत किया तो लोगों ने अपने पसंद की सरकार गठित करने का भी एक स्वतंत्र सम्मानजनक कार्य मिला या होने लगा। विल्सन ने युद्ध के लिए किसी एक देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया। विल्सन जो थे वो क्या है, जो भी देश में जो भी हानि हुई, नुकसान हुए या घाटे हुए, वो किसी एक देश पर उन्होंने जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि क्या हुआ और इस कारण देश पर इसके लिए जुर्माना लगाने की बात नहीं की। जो भी नुकसान हुआ या जिस देश में जिस संधि की जो बातें की थी उस देश के प्रति क्या है जुर्माना लगाने की बात नहीं की गई। जर्मनी के नए शासकों ने विल्सन के सिद्धांतों को मानते हुए युद्ध विराम को स्वीकार किया। तो इस तरीके से जर्मनी के जो शासक थे वो क्या है विल्सन के जो सिद्धांत बनाए हुए थे उस सिद्धांत को मानते हुए युद्ध विराम मतलब युद्ध को रोकते हुए यह बात को स्वीकार किया। हर विजयी देश की अपनी कल्पना और कूटनीति ज़रूरतें थी। जो विजयी देश थी उसकी अपनी एक कल्पना थी, मतलब अपनी इच्छा जो थी वो करना चाहते थे और कूटनीति तरीके से क्या थी ज़रूरतें थी। फ्रांस जिसे युद्ध से सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा चाहता था कि जर्मनी को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया जाए। जो फ्रांस जो प्रथम विश्व युद्ध में जो शामिल हुआ था उसमें उसे बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े थे और नुकसान भी हुए थे। तो इसलिए जर्मनी को स्पष्ट रूप से वह इस चीज़ का दोषी ठहराना चाहता था और वह हर मुल्क को जुर्माना दे। तो इस तरीके से जर्मनी जितने भी देश युद्ध में शामिल हुए थे उन देशों को वो हर जाने के रूप में राशि दे और जर्मन को इस तरह तबाह किया जाए कि वह फिर कभी हमला करने की स्थिति में ना हो। तो वो जर्मनी को जुर्माना भी देना पड़े और साथ ही साथ वह जर्मनी को तबाह भी करना या तबाह किया जाना चाहिए जिससे वह कभी युद्ध में शामिल ना हो सके, वह दोबारा युद्ध में शामिल ना हो सके, ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते थे। सन 1871 में फ्रांस में जो इलाके जर्मनी से छीने थे उन्हें वापस फ्रांस को दिए गए। तो इस तरीके से सन 1871 में जो जर्मनी के द्वारा फ्रांस के क्षेत्रों को कब्जा किया गया था उसे फ्रांस को वापस दे दिया गया। ये वे इलाके थे जो जर्मनी उद्योगों के लिए अति महत्वपूर्ण थे। जो क्षेत्र जर्मनी के द्वारा फ्रांस के जगहों को छीने गए थे तो वह जर्मनी के लिए बहुत ही क्या थे, उपयोगी थे, महत्वपूर्ण थे, जहाँ से उन्हें कोयला और लौह अयस्क मिलता था। इस तरह फ्रांस जर्मनी को दोहरी क्षति पहुँचाना चाहता था ताकि वह कभी फिर से सर ना उठा सके। तो किस तरीके से जो क्षेत्र जर्मनी के द्वारा हथियार थे वहाँ से जर्मनी को बहुत ही फ़ायदा होने वाला था, फ़ायदा मिल सकता था। इस तरीके से क्या हुआ, जर्मनी को दोहरी क्षति मतलब दोहरा नुकसान भी होने लगा और वह चाहता था कि फिर से जो जर्मनी वो फिर से सर उठा ना सके। ब्रिटेन ने जर्मनी को सामरिक तौर पर कमज़ोर करना चाहता था मगर
आर्थिक रूप से नहीं, क्योंकि वह चाहता था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो ताकि ब्रिटेन उससे व्यापार कर सके। यह क्या है, जो स्थिति बताई गई है कि जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वह सुदृढ़, सुदृढ़ मतलब मजबूत हो, ताकि क्या है, ब्रिटेन उनसे व्यापार कर सके। लेकिन ब्रिटेन को उपनिवेशों व यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना और राष्ट्र के खुद के भविष्य के अधिकार को तय करने या फिर समुद्री यातायात को खुला करने को लेकर गहरी असहमति थी। तो ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, जिन देशों पर ब्रिटेन का जो शासन सत्ता चलता था, उनसे व्यापारिक आर्थिक रूप से जो भी क्षेत्र होते थे वह यूरोप में लोकतांत्रिक की स्थापना की गई, और साथ ही साथ राष्ट्र के खुद के भविष्य मतलब खुद के जो निर्णायक होते थे वह अधिकार तय करने या फिर जो यातायात को जो थे वो रास्ते को खुले तौर से जो दी जा रही थी उसमें क्या है, गहरी असहमति थी। मतलब उन बातों को लेकर के उनमें असहमति लाई गई थी। अब आगे देखते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ये तीनों चाहते थे कि रूस में जो क्रांति हुई उसे विफल करें, ताकि उसका प्रभाव उनके अपने देश के गरीब मजदूरों व सैनिकों पर ना पड़े। जो देश कौन से थे, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, ये तीनों देश क्या चाहते थे कि जो क्रांति हुई उसे विफल करें, मतलब उसे होने से रोका जाए, जिसके प्रभाव से जो अपने देश के जो गरीब मजदूर हैं, सैनिक हैं, उन पर ना पड़े। इसलिए वे न केवल रूस को शांति वार्ता में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे, इसलिए मतलब इन्हीं वजह से रूस को वो शांति वार्ता मतलब शांति के लिए जो बात चल रही थी उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहते थे, बल्कि चाहते थे कि सभी देश क्रांतिकारी सरकार के विरुद्ध लड़ रहे ताकतों का समर्थन करे। तो इस तरीके से जो देश थे वह क्रांतिकारी सरकार मतलब क्रांति लाना चाहते थे, और जो सरकार इसके खिलाफ थी उन लड़ रहे ताकतों का वो क्या करे, समर्थन करे। वे रूस और अपने बीच रूस विरोधी राज्यों की एक कतार खड़ी करना चाहते थे। तो इस तरीके से रूस क्या है, रूस के बीच में जो और भी विरोधी राज्य थे वह उस कतार में मतलब उस युद्ध में वो भी शामिल हो, ऐसा वो चाहते थे। अब देखेंगे हेडिंग, वर्साई संधि जून 1919 की स्थिति में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किए गए संधियों में वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो वर्साई की संधि जो जर्मनी के ऊपर लगाई गई थी 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने यह शांति समझौता किया था। ये 28 जून 1919 में को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने शांति के लिए समझौता किया था। वैसे इस समझौते को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया था। ये तीनों देश मिलकर के इस शांति समझौता को वो तैयार किए थे। इसकी कई शर्तें थी जो जर्मनी को माने नहीं थी, मतलब इन तीन देशों के बीच में जो शर्तें रखी गई थी उससे जर्मनी को संतुष्ट नहीं था या माने नहीं था। लेकिन जर्मनी को यह धमकी दी गई थी कि अगर वह इन्हें ना माने तो उस पर तीनों मिलकर आक्रमण कर देंगे। मतलब उनके सामने ऐसी स्थिति या ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि उसे इस स्थिति को मानना ही पड़े, और अगर वह ना माने तो वह तीनों देश मतलब आपका ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये तीनों देश मिलकर के जर्मनी पर आक्रमण कर देंगे। विवश होकर जर्मनी को इस संधि को स्वीकार करना पड़ा। आइए इसकी प्रमुख शर्तों पर नजर डालें तो देखते हैं क्या कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी। पहले नंबर पे है, इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को हुई हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस संधि में मतलब वर्साई की संधि में जो जर्मनी पर रखी गई थी, तो जर्मनी के साथ जो देश युद्ध में भाग लिए थे उन देशों के द्वारा दूसरे देशों को जो हानि हुई थी उसका उसे क्या है, जिम्मेदार ठहराया गया, और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर हर्जाना भरने का दायित्व रखा गया। मतलब जो भी देश को नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति क्या है, जर्मनी को करनी होगी, तो उसका हर्जाने के तौर पर जर्मनी पर हर्जाने दायित्व मतलब उस पर जिम्मेदार ठहराया गया। विशेषकर जर्मनी सेना ने जिन रिहायशी इलाकों मतलब जिन क्षेत्रों पर जर्मनी की सेना ने कब्जा किया था, कारखानों व खदानों को नष्ट किया गया, उनकी भरपाई की जाएगी। यह तय किया गया कि जर्मनी 68,000 लाख
पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा। तो इस तरीके से जर्मनी पर राशि थोपी गई। कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यह राशि जर्मनी की क्षमता से अधिक थी मतलब जर्मनी इतनी जो राशि उस पर लगाई गई थी या थोपी गई थी वह देने में वह असक्षम था, जो उसकी क्षमता से बहुत अधिक थी, जिसके कारण उसका आर्थिक पुनर्निर्धारण नहीं हो पाएगा। जिसके कारण अगर इतनी अधिक राशि उस पर थोपी गई कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को पुनः मतलब फिर से वह बना नहीं पाएगा, और यह पूरे यूरोप के लिए अहितकारी है। विजयी देश के द्वारा यह नहीं माना गया क्योंकि वे खुद अमेरिका से कर्ज लेकर युद्ध लड़े थे और जर्मनी से मिले हर्जाने से उस कर्ज को पटाने की मंशा कर रहे थे, मतलब उसको मनाने की मंशा की जा रही थी। जब कई वर्ष बाद यह स्पष्ट हुआ कि जर्मनी इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा तो उसे कम करके 20,000 लाख पाउंड किया गया, मतलब उसकी जो राशि है उसे कम कर दिया गया। अब सेकेंड नंबर में देखेंगे, जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर अधिकार जमाया था, मतलब जितनी जमीन पर भूभाग पर युद्ध में उन्होंने अधिकार लिया था या उस जमीन पर कब्जा किया था, उन्हें उन देशों को वापस देने का तय किया गया, जैसे बेल्जियम व फ्रांस। पूर्व में रूस में हुई संधि में जो जमीन जर्मनी को मिली थी उस पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। जिस देश पर क्या है जमीन संधि में जर्मनी को मिली थी उस जगह पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। अब वह जो राज्य वहाँ स्थापित किए जाएंगे वह स्वतंत्र रूप से रहेंगे। तीसरे नंबर पे सन 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया और क्या हुआ, अल्सास और लॉरेन क्षेत्र फिर से फ्रांस को लौटाया गया। इसके अलावा फ्रांस के खदानों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए सार क्षेत्र के खदानों के उत्पादन 15 वर्षों के लिए फ्रांस को सौंप दिए गए। इस तरीके से इसके अलावा क्या जो फ्रांस के जो खदानों को जो नुकसान पहुंचाई थी उसकी भरपाई के लिए सार क्षेत्र की जो खदानें थी जो 15 वर्ष के लिए किसको सौंप दी गई, फ्रांस को दे दिया गया। उस क्षेत्र पर राष्ट्रसंघ का प्रशासन स्थापित हुआ, मतलब राष्ट्रसंघ के द्वारा वहाँ पे शासन होने लगी। वह हमेशा के लिए जर्मनी या फ्रांस में रहेगा। 15 साल बाद जनमत संग्रहण करके तय होना था, मतलब जनमत के मत के अनुसार वहाँ पे तय होगा 15 साल के बाद जो तय हो चुका था। चौथे नंबर पे देखेंगे, पूर्व में जर्मन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को काटकर नवगठित पोलैंड देश में मिला लिया गया। जो पूर्व की स्थिति में जो जर्मन साम्राज्य का था उस बड़े हिस्से को काट करके मतलब उसे अलग करके नवगठित एक नया देश क्या है, पोलैंड देश में उसे मिला दिया गया। इसका यह परिणाम हुआ कि जर्मन का पूर्वी हिस्सा बाकी जर्मन से अलग थलग पड़ गया। दोनों हिस्सों के बीच की डैंजिंग पट्टी पोलैंड को दे दी गई ताकि उसकी समुद्र तक पहुंच बने रहेगी। तो इस तरीके से जो जर्मनी के पूर्वी हिस्से थे उसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और दोनों हिस्सों के बीच में क्या थी, डैंजिंग पट्टी, जो किसको दे दी गई, पोलैंड को दे दी गई, ताकि वह क्या है समुद्री व्यापार तक उसकी पहुँच या समुद्री मार्ग या समुद्री जो भी व्यवस्था थी वह पहुंच बनी रहे। 5वें नंबर पे है, इस तरह युद्ध पूर्वी जर्मन साम्राज्य भूमि के लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन काटकर विभिन्न देशों को दे दी गई। तो मानचित्र क्रमांक 7.2 में देखें तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे आप लोगों को चित्र में दिखाया गया कि सन 1919 के बाद यूरोप की स्थिति किस तरीके से आपका डैंजिंग पट्टी जो पोलैंड को दे दी गई उसकी स्थिति को यहाँ दिखाया गया कि किस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। ये डैंजिंग पट्टी है जो पोलैंड है, पूर्वी जर्मनी के हिस्से को क्या है काट करके अलग कर दिया गया। अब 6वें नंबर पे देखेंगे, अफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश थे, अफ्रीका में जो जर्मनी के जो उपनिवेश देश जिस पर क्या है जर्मनी का शासन सत्ता या उस पर आर्थिक दृष्टिकोण लगी हुई थी और उस पर वह अपना व्यापारिक संबंध बनाया हुआ था, तो उस पर क्या हुआ देखते हैं। उन्हें राष्ट्रसंघ के संरक्षण में ले लिया गया। जो जर्मनी के जो उपनिवेश थे जो अफ्रीका में थे वह राष्ट्रसंघ के संरक्षण में उसके देख रेख या उसके संरक्षण में रखा गया और राष्ट्रसंघ ने उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल के हवाले कर दिया और राष्ट्रसंघ ने उन्हें क्या है ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल के हवाले में कर दिया गया। चीन में जो जर्मन का जो नियंत्रण क्षेत्र चल रहा
था उन्हें वापस चीन को न देकर जापान को दे दिया गया, क्योंकि जापान ने युद्ध में जर्मनी के खिलाफ भाग लिया था। इस प्रकार 19वीं सदी में जर्मन में जो उपनिवेश हासिल किए थे वे अब जर्मनी के हाथ से निकल गए। मतलब जर्मनी को पूरी तरीके से क्या है, उससे जो भी हिस्से संरक्षण में थे या उसने जितने क्षेत्रों पर नियंत्रण किया था वह उपनिवेश जर्मनी के हाथों से निकल गए और उन देशों को क्या है, जिन देशों जहाँ जरूरत थी उस हिसाब पर वहाँ पे दे दी गई। 7वें नंबर पे देखेंगे, संधि की कई शर्तें के अंतर्गत जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया गया। संधि में जो भी शर्तें रखी गई थी उस आधार पर जर्मनी को निशस्त्रीकरण मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के द्वारा किया गया। उनकी सेना को 1 लाख सैनिक तक सीमित किया गया। जो जर्मनी के पास जो सेना थी उस सेना की संख्या अब कर दी गई कि 1 लाख सैनिक तक ही वह संख्या रख सकते हैं। उसकी तोप, पनडुब्बी, युद्धपोत तथा हवाई जहाज़ों को नष्ट कर दिया गया। फ्रांस की सीमा में लगी हुई पट्टी राइनलैंड में जर्मन सेना का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। राइनलैंड जो जर्मनी सेना अब वहाँ वो प्रवेश नहीं कर सकती थी, जो किसके लगी हुई थी, फ्रांस की सीमा से लगी हुई पट्टी थी। कुल मिलाकर यह प्रयास किया गया कि जर्मनी के पास फिर से आक्रमणकारी सेना कभी ना बन सके। तो इस तरीके से जर्मनी को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, निशस्त्रीकरण बना दिया गया। अब 8वें नंबर पे देखते हैं, एक शर्त के द्वारा यह तय किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विलय राष्ट्रसंघ की अनुमति के बिना नहीं होगा। अब शर्त क्या, और भी शर्तें तय की गई जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया विलय दोनों के बीच में विलय करने के लिए क्या है, राष्ट्रसंघ की अनुमति के बिना वह नहीं हो सकता है। इसके लिए राष्ट्रसंघ की अनुमति का होना बहुत जरूरी है। एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग किया गया और इनके अधीन रह रहे प्रदेशों के लोगों को स्वतंत्र राज्य गठित करने दिया। मतलब स्वतंत्र रूप से अपने लिए राज्य गठन कर सकते हैं। इस तरह सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रिया पर पड़ा, जिसके पास केवल कृषि प्रधान प्रदेश रह गए और आर्थिक विकास के संसाधन नहीं रहे। मतलब यह सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ा, ऑस्ट्रिया पर पड़ा, जिसकी वजह से वह अपने जो आर्थिक विकास है, आर्थिक रूप से जो विकास कर सकता था, ऐसे उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, केवल वह कृषि प्रधान देश के रूप में रह गया। ऑस्ट्रिया की काफ़ी बड़ी आबादी जर्मन भाषा बोलती थी और यह स्वाभाविक था कि दोनों का विलय हो, लेकिन विजयी देशों ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन क्या है, वह क्या, जो ऑस्ट्रिया की जो ज़्यादातर संख्या थी, वहाँ जो रहने वाली संख्या थी, वो ज़्यादातर क्या बोलती थी, जर्मन भाषा बोलती थी। तो यह स्वाभाविक हो कि दोनों के बीच में क्या हो विलय हो। लेकिन क्या हुआ, ऐसा विजयी देशों ने उस पर ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन विजयी देशों से उस पर रोक लगा दी। अब देखते हैं वर्साई की संधि के परिणाम। यह संधि आधुनिक विश्व की संधि में सबसे चर्चित संधि है, जो वर्साई की संधि। राजनयिक और अर्थशास्त्रियों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। पहली बात तो यह है कि यह लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित न होकर के विजयी राज्यों द्वारा हारे हुए राज्यों पर थोपी गई अपमानजनक संधि थी। जो वर्साई की जो संधि थी उसके बारे में कहा गया है कि लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांत पर ना होकर के क्या हुआ, ये जो राज्य विजय हुए थे उनके द्वारा क्या है, हारे हुए राज्यों पर एक जबरन उन पर थोपी गई क्या, एक अपमानजनक संधि थी। जर्मनी को कभी भी चर्चा में शामिल नहीं किया गया। मतलब जो भी चर्चा चली थी उसमें जर्मनी को शामिल नहीं किया गया और उसकी आपत्तियों पर दरकिनारा करके उस पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया गया। तो उस पर क्या है, जो भी चीज़ें थी उन पर क्या है, जर्मनी को ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए उसे मजबूर किया गया। जर्मन के नए शासकों का कहना है कि युद्ध के लिए जर्मन की नवगठित लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार नहीं थी। नवगठित मतलब नए जो लोकतांत्रिक सरकार बन रही थी वह उसके लिए जिम्मेदार नहीं थी। यह पुराने सम्राट और अलोकतांत्रिक राज्य का काम था। यह जो नए शासकों के दौर से का कहना है कि किस तरीके से जो पुराने जो राजा थे या सम्राट थे वो उनके अलोकतांत्रिक, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थे चल रही थी या लोकतांत्रिक राज्य काम नहीं होता था, तो ये उनके द्वारा किया गया काम था। अतः उसके किए गए दंड एवं लोकतांत्रिक राज्यों को देना न्यायपूर्ण नहीं है। उल्टा इसका असर जर्मन में
लोकतंत्र को कमज़ोर कर देगा, क्योंकि जर्मन के लोग ऐसे सरकार का साथ नहीं देंगे जो इतनी अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करे। तो इस तरह क्या है, जो जर्मनी पर जो थोपी गई थी उससे क्या होगा, लोकतंत्र तो कमज़ोर कर ही देगा, साथ ही साथ जो जर्मन के लोग उसका साथ या सरकार उनका साथ नहीं देगी। तो यह एक बहुत बड़ी अपमानजनक को स्वीकार करने के बराबर था। अब आगे देखते हैं, इसके विपरीत विजयी देशों की सरकारों ने अपनी शर्तों में जर्मनी के विरुद्ध जनमानस में युद्ध उन्माद पैदा किया और बाद में इसी कथन पर चुनकर आए हुए थे। मतलब इसके विपरीत क्या हुआ, देश के जो विजयी देशों के जो सरकारें थी वह अपने देशों क्या है, जर्मनी के जो विरुद्ध जनमानस मतलब लोगों के बीच युद्ध की उन्माद पैदा शुरू की, और यह सामने भी आए कि वे जर्मनों को नींबू की तरह निचोड़ फेंकेंगे ताकि वह कभी सर नहीं उठा सके। इस कारण वे जर्मनी के साथ न्यायसंगत व्यवहार नहीं कर सके, मतलब न्यायिक रूप से जर्मनी के साथ व्यवहार नहीं कर सके, क्योंकि जर्मनी ने किस तरीके से देशों को परेशान किया था और उन्हें नुकसान भी किया था। उनका मानना था कि जर्मनी ने सेना वापसी के दौरान जानबूझकर अपने कब्जे के इलाकों को तबाह किया था। उसने खुद रूस की क्रांतिकारी सरकार से जब समझौता किया तब उसने रूस पर अत्यधिक कठोर शर्त लगाकर उससे बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया गया था। तो इस तरीके से खुद रूस की जो क्रांतिकारी जो सरकार थी वह जब समझौता किया तब उसने रूस पर अत्यधिक कठोर रूप से जो शर्तें रखी थी उस शर्तों को मानते हुए उस पर जबरदस्ती उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था। इस संधि के बाद सभी को स्पष्ट हो गया कि इन शर्तों के रहते हुए जर्मनी के लोग इस व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो इन शर्तों मतलब संधि की जो बात जो स्पष्ट हो थी कि किस तरीके से जो इन शर्तों के रहते हुए जर्मन की जो इस व्यवस्था को वह कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसके लिए इससे फिर से एक अन्य युद्ध की संभावना बढ़ गई। तो जो शर्तें रखी गई थी उससे क्या है, जर्मनी में एक अन्य युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। उनका यह भी मानना था कि एक लोकतांत्रिक सरकार को ऐसी कठोर शर्तों को मानने पर मजबूर करना जर्मन लोगों के समक्ष उसे कमज़ोर करना था। तो किस तरीके से जो लोकतांत्रिक सरकार की जो शर्तें थी वह उसे किस तरीके से जर्मनी को माननी पड़ी थी। इसका परिणाम यही होगा कि जर्मन लोग आगे ऐसे लोगों को चुनेंगे जो यह दावा करें कि वे जर्मन के अपमान का बदला लेंगे और वर्साई की संधि को क्या कर देंगे, ठुकरा देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, आगे चल करके जर्मन के लोग जो चुने हुए लोग थे उन्होंने कि किस तरीके से जर्मनी का जो अपमानजनक बदला लेंगे और इस तरीके से वो जो वर्साई की संधि उस पर थोपी गई थी उसे किस तरीके से ठुकरा देंगे। अब आगे देखेंगे राष्ट्रसंघ की स्थापना। 19वीं सदी के अंत तक कई राजनेताओं ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की जो देश के बीच की समस्याओं का समरसता से समाधान कर सके। मतलब राष्ट्रसंघ की स्थापना 19वीं सदी के अंत तक जो देश राजनेता थे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना कर रहे थे जहाँ पे विभिन्न देशों के बीच जो भी समस्या है, समाधान है या जो भी चीज़ें हैं उसका वह निपटारा कर सके। युद्ध के दौरान विल्सन के सिद्धांतों में भी यह बात कही गई कि विल्सन ने इसके लिए विशेष प्रयास भी किया था। किस तरीके से विल्सन ने भी इसके लिए बहुत ही अधिक प्रयास किया। उस समय की कल्पना के उपनिवेशों को स्वतंत्र देश नहीं माना गया, उन्हें इस संगठन में स्थान देने की बात नहीं की गई। सन 1920 में जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यह 1920 में जिनेवा जो स्विट्जरलैंड की राजधानी जहां राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, जिसकी अपेक्षा की कि वह देश के बीच के झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेगी और उनमें स्वास्थ्य, श्रमिकों की दशा, खाद्य सुरक्षा आदि विषयों में विकास के लिए मदद करेगी। तो ये राष्ट्रसंघ की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करना था, जिसमें स्वास्थ्य, श्रमिकों की स्थिति, खाद्य सुरक्षा जैसे समस्याओं और उनके विकास के लिए मदद करने के लिए की जाएगी। इसका प्रमुख काम था विश्व युद्ध के बाद किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों
का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन मतलब उसे सही तरीके से आगे बढ़ाना। उदाहरण के लिए वर्साय समझौते के अंतर्गत सार जैसे जिसे फ्रांस के उपयोगी के लिए दिया गया था और टेंजिंग पट्टी जिसे पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने के लिए दिया गया था का प्रशासन राष्ट्रसंघ को देखना था। मतलब इस तरीके से राष्ट्रसंघ के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच में सहयोग सहायता की व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रसंघ अपना काम करेगी। राष्ट्रसंघ के संगठन में ही कई समस्याएं थी। मतलब जो राष्ट्रसंघ की जो गठन की गई थी उसमें भी कई समस्याएं थी। पहली बात तो यह थी कि इसमें विल्सन की अहम भूमिका के बावजूद अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन जो विल्सन जो क्या है अमेरिका के होने के बावजूद भी यह इसमें अमेरिका इसमें राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं हुआ। सोवियत रूस जो विश्व भर में समाजवादी क्रांति की क्या कर रहा था, पैरवी कर रहा था, को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। जो सोवियत संघ रूस के द्वारा विश्व भर में समाज में एक अच्छी क्रांति या अच्छी लहर उत्पन्न हो की कोशिश कर रहा था रूस, लेकिन उसे इस संगठन में आमंत्रण नहीं किया गया। एशिया और अफ्रीका उपनिवेशों को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया। तो इस तरीके से एशिया और अफ्रीका के जो उपनिवेशों को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया। तो इस तरीके से जो राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी उसकी कार्यप्रणाली चल रही थी। आज आप लोगों का लेसन यहीं तक कंप्लीट होता है। आप लोगों का होमवर्क है, युद्ध के अंत तक आते विभिन्न देशों में क्रांतियाँ क्यों हुई। क्वेश्चन नंबर 2, रूसी शांति घोषणा और विल्सन के 14 सिद्धांतों के बीच समानताएं व अंतर क्या थे। क्वेश्चन नंबर 3, वर्साय संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आप लोगों के होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।